ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 17 है। टॉपिक आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एलवीएम। एलवीएम का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है कि एलवीएम होता क्या है। देखिए, एक पहले मैं आपको एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल ये होगा कि ये आपका एक सर्वर है, ठीक है। इसमें ये रहा आपका स्टोरेज। एग्जाम्पल, अभी हमारा ऑफिस स्टार्ट ही हुआ है, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग का ही सर्वर है। 500 GB की हार्ड डिस्क हमारी अटैच है। चलिए, काम शुरू हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये आपका फिल हो गया, ये हार्ड डिस्क आपकी फुल हो गई। जब हार्ड डिस्क फुल हो जाती तो हम लोग करते क्या है, हम लोग अलग से एक हार्ड डिस्क और हमने उठाई और हमने इसमें अटैच कर दी जाकर। लेकिन आप एक बात समझो, इसका साइज़ 500 GB है, इसका साइज़ हमने कहा जाके 1 TB है इसका साइज़, ठीक है। तो थिंग इज़ दैट कि ये हार्ड डिस्क अभी भी अलग अलग हैं, ये हार्ड डिस्क अलग है, ये हार्ड डिस्क अलग है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क अलग अलग हैं, हालांकि स्टोरेज इसका साइज़ तो इंक्रीज़ आपका हुआ नहीं ना, आपने अलग से एक आपने हार्ड डिस्क अटैच की थी, ठीक है। तो थिंग इज़ दैट एलवीएम ऐसे कैसे काम करता है। देखो, अब इसमें क्या है कि इसमें एक इशू ये है कि इसमें हमने एक डेटाबेस को इंस्टॉलेशन किया था, ठीक है। तो उसकी फाइलें हमारी सेव हो रही हैं इस वाली हार्ड डिस्क के अंदर, लेकिन ये हार्ड डिस्क तो फुल हो गई, तो इसका साइज़ तो नहीं इंक्रीज़ हो सकता ना। हाँ, तो हमने अलग से एक आपकी हार्ड डिस्क को अटैच किया, और लेकिन इसमें अलग डेटा सेव हो रहा है, इसका तो नहीं हो पाएगा सेव, तो प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व भी नहीं हुई। तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आता है ऑफिस में कि अगर उनका हार्ड डिस्क वगैरह फुल हो जाती तो फिर होता क्या है। देखिए, तो कंपनीज़ में कैसे काम होता है। कंपनीज़ में काम ऐसे होता है, ये रही आपकी हार्ड डिस्क, इस हार्ड डिस्क को उन्होंने एलवीएम क्रिएट किया, और जब एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ है 500 GB, ठीक है। अब इन्होंने एक और हार्ड डिस्क को अटैच किया जब ये फुल हो गई। इस एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ है 1 TB। तो क्या होता है कि ये हार्ड डिस्क और ये हार्ड डिस्क एक साथ अटैच हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका साइज़ हो गया है 1.5 TB। अब तो अगर आपका डेटाबेस इसमें इंस्टॉल्ड है, उसका डेटा अगर इधर सेव हो रहा है, तो इसी का साइज़ इंक्रीज़ होगा अंदर से। हालांकि ये फिज़िकल तो अलग अलग हैं, ये अलग हार्ड डिस्क है, ये अलग हार्ड डिस्क है, लेकिन ये अंदर से एक हार्ड डिस्क होंगी। तो एलवीएम का क्या काम होता है कि आपके हार्ड डिस्क के साइज़ को बढ़ाना या कम करना, बट इसका डेटा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, एलवीएम होता क्या है। इट इज़ यूज टू increase and decrease the volume size without loss the data। ये इसका मेन काम होता है, ठीक है, एलवीएम का। अब ठीक है, अब थिंग इज़ दैट कैसे वर्क होता है ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक हमारा सर्वर होगा, उसमें हमने 3 हार्ड डिस्क अटैच करी, 3। मैंने कहा इसका साइज़ है, इस वाली हार्ड डिस्क का क्या नाम होगा। मैंने कहा देव SDA, ये मेरी पहली हार्ड डिस्क है। इसका साइज़ क्या है, मैंने कहा 5 GB। अगली हार्ड डिस्क में आ जाते हैं, क्या है, देव SDB, ठीक है। इसका साइज़ हमने कहा 8 GB है। मैंने कहा देव और SDC, मैंने कहा इसका साइज़ होगा 10 GB का, ठीक है। 5, 8 और 10 GB अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब थिंग इज़ दैट सबसे पहले आपको इनका पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो तो काम हमें आता है। लेकिन आप एक बात समझिए, पार्टीशन तो आता है, लेकिन ये है एलवीएम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कर्नल होता है इट नॉट अंडरस्टैंड द पार्टीशन, इट अंडरस्टैंड द आईटी। तो कर्नल ने साफ कहा हुआ है कि देखो, अगर आपका प्राइमरी पार्टीशन है तो हमें नहीं अंडरस्टैंड होता है कि ये आपका प्राइमरी पार्टीशन है, हमें तो ये 83 अंडरस्टैंड होता है।
एक्सटेंडेड पार्टीशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये तो हमें सिर्फ 5 अंडरस्टैंड होता है। हमने आपको स्वैप पढ़ाया था, तो स्वैप की अगर मैं बात करूं तो स्वैप मैंने आपको बताया था कि 82 होता है। ऐसे ही एलवीएम जो होता है, कर्नल को एलवीएम नहीं अंडरस्टैंड होता है, उसको अंडरस्टैंड होता है 8E। ठीक है, 8E उसको अंडरस्टैंड होता है। ठीक है जी, अब सवाल आता है कि कैसे वर्क होगा। तो सबसे पहले आपको पार्टीशन क्रिएट करना है, फिर आपको एलवीएम बनाना होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने पार्टीशन बनाया और इनको हमने 8E दे दिया। अब पहला स्टेप होता है फिजिकल वॉल्यूम। यू हैव टू मेक द फिजिकल वॉल्यूम, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा फिजिकल वॉल्यूम। जब ये हो जाएगा तो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप आपका होता है वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप में क्या होता है कि ये जो आपके अलग अलग स्टोरेज आपको शो हो रहे हैं, ये अब आपको एक ही शो होंगे। 13 और 10 23 GB, ये आपको ऐसे शो होगा एक साथ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा इसे। आ जाएगी, बट यू हैव टू माउंट ना, पर सर स्टोरेज तो सर हार्डवेयर के हिसाब से फिजिकली इसमें आ जाएगा। ये कहने को तो ये अभी अलग अलग है। अगर आपका कोई 20 GB की फाइल है तो हाँ जी, वो इसमें भी सेव होगी, अभी होगा प्रैक्टिस, बिल्कुल जी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है आपका लॉजिकल वॉल्यूम। लॉजिकल वॉल्यूम, तो ये क्या चीज़ होती है, ये आपको हमने अलग से एक पार्टीशन बना दिया। हमने कहा कि हमारे पास है तो 23 GB, लेकिन हमारे यूज़ में आ रहा है सिर्फ 12 GB, सिर्फ 12 GB। ठीक है, इतना हमारे यूज़ में है। हाँ, जब ये फुल हो जाएगा तो फिर स्पेस तो हमारे पास है ही, तो फिर ये आपका इंक्रीज़ भी हो जाएगा। लेकिन ठीक है ना, तो ये तो आपका ये तो स्टेप होंगे एलवीएम के। इधर वॉल्यूम ग्रुप के टाइम पर ना आपको एक नाम भी इसको असाइन करना पड़ेगा। तो हमने असाइन किया इसको डेटा, आप कुछ भी दे सकते हो, और इसको भी आपको एक नेम देना पड़ेगा। हमने कहा ABC, ये हमने इसको नाम दे दिया डेटा और आपका ABC। ठीक है, अब सवाल आता है कि इधर यहाँ पर ये हमने इसको बनाना दिया। ठीक है, ये आपका फिजिकल वॉल्यूम बनाएंगे, VG बनाएंगे, फिर हम लोग LV बनाएंगे। चलिए जी, तो ये आपको प्रैक्टिकल हम पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस प्रैक्टिकल के लिए, अटैच 3 हार्ड डिस्क। ठीक है, मैंने 3 हार्ड डिस्क को अटैच किया, 3 हार्ड डिस्क। चलो एग्ज़ाम्पल देव SDA होगा, तो वो हमने कहा कि 5 GB का होगा। ठीक है, देव SDB मैं जो अटैच करूँगा वो 8 GB का होगा। देव SDC होगा, वो मेरा 10 GB का होगा। ठीक है, हो गया जी। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसमें 3 हार्ड डिस्क अटैच की। इधर आ जाते हैं, सेटिंग में जाकर यहाँ पर ऐड हार्ड डिस्क साटा। ठीक है, मैंने क्या कहा 5 GB। ठीक है, 5 GB, ये देखिए 5 GB का अटैच कर दिया। एक मैंने हार्ड डिस्क अटैच किया 8 GB का। ठीक है, 8 GB, नेक्स्ट फिनिश। और अगला मैंने किया 10 GB, तो साटा और 10 GB, 5, 8 और 10। तो देख लीजिए आप, ये हार्ड डिस्क मैंने अटैच कर दी LSBL के, तो आप देख सकते हो ये आपका 5, 8 और 10। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे इसका हार्ड डिस्क का पार्टीशन बनाना है, तो वो तो काम हमें आता ही है। F डिस्क देव SDA। ठीक है, हमने एन किया और एंटर एंटर एंटर। तो आप देख सकते हो आपका 10 GB का एक पार्टीशन हुआ है, बट मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि 83 आपका एज अ प्राइमरी होता है। तो मुझे इसका ID चेंज करना पड़ेगा, तो ID के लिए आपको T दबाना पड़ता है, टॉगल ID। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल L के साथ, हमने आपको 82 पढ़ाया था स्वैप, आप इधर देख सकते हो 8E है ना, तो आपको इधर 8E टाइप करना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, अब ये आपका LVM में चेंज हो गया। सही है,
ऐसे ही मैं एक और अगले में आ जाता हूँ, मैंने कहा एस डी बी, ठीक है, एन एन एन, और इसकी मैंने आईडी चेंज कर दी, 8E कर दी, ठीक है, और सेव एंड एग्जिट कर दिया। इधर देव एस डी सी, ठीक है, एन एन एन, और इधर मैंने इसको टॉगल आईडी कर दिया 8E, ठीक है, और W और पार्ट प्रो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारे 3 पार्टीशन मैंने बना दिए और सबकी आईडी क्या है 8E। तो मैं लिख भी दे देता हूँ इधर जाकर, मेक पार्टीशन, ठीक है, मेक पार्टीशन एंड गिव 8E आईडी, आपने आईडी भी दे दिया इसको। चलिए अब इसके बाद में सबसे पहला स्टेप होगा मेक फिजिकल वॉल्यूम, मेक फिजिकल वॉल्यूम। तो फिजिकल वॉल्यूम हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो फिजिकल वॉल्यूम के लिए कमांड होती है pv क्रिएट, ठीक है, pv क्रिएट। और आपने क्या दे दिया कि किस किस पार्टीशन को आपको ऐड करना है, तो हमने कहा देव SDA1, देव SDB1, ठीक है, और देव SDC1, ये 3 को। तो जब ये आपका बन जाएगा तो हाउ आई कैन सी द फिजिकल वॉल्यूम, हम कैसे देख सकते हैं फिजिकल वॉल्यूम को, PHY फिजिकल वॉल्यूम को। तो हमारे पास एक कमांड होती है PVS, एक मिनट, PVS, ठीक है, आप PVS से भी देख सकते हैं, आप PV डिस्प्ले से भी देख सकते हैं, डिस्प्ले, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं कि क्या अभी आपके पास कोई फिजिकल वॉल्यूम है, तो PVS में जब आप आते हो तो आप देख सकते हो, हाँ जी 18 GB, ये देखिए क्यों, और जी इसमें हमारा ओवस होगा, तो ये हमारा ओवस वाला पार्टीशन है। मैंने बनाया PV क्रिएट, और किस किस हार्ड डिस्क को मैंने अटैच किया, देव SDA1 को, ठीक है, देव SDA1, देव SDB1, ठीक है, देव SDC1, ये 3, तो तीनों को मैंने बना दिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो PVS में ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं VG में। तो अब मैं आपको अगले स्टेप, ये देखिए PV मैंने इधर, ये वाला काम हमारा हो गया, अब हम इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको फिर से बता दूं, आई विल गिव द नेम डेटा, ठीक है, मैं इसमें नाम दूंगा डेटा। चलिए, तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मेक वॉल्यूम ग्रुप कैसे बनाएंगे। कमांड होती है VG क्रिएट, VG क्रिएट, ठीक है, और गिव द नेम, तो हमने कहा डेटा। और आप किस किस हार्ड डिस्क को इसमें जोड़ेंगे, तो हमने कहा देव SDA1 और देव SDB1 और देव SDC1, ये 3 को, ठीक है। जब ये अटैच हो जाएगा फिर हाउ आई कैन सी, तो हाउ आई कैन सी VG। तो हमारे पास जो कमांड होती है, एक होती है VGS और एक कमांड होती है VG डिस्प्ले, ठीक है, 2 कमांड है। चलिए, तो अगर मैं अभी देखना चाहूँ कि हमारे पास कितने VG हैं, तो आप देख सकते हो VGS हमारे पास अभी सिर्फ एक ही है और इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब मैं अपना बनाऊंगा, तो मैंने कहा VG क्रिएट, ओके, एंड गिव द एनी नेम, हमने कहा डेटा, और आपके हार्ड डिस्क का नाम क्या है, देव SDA1, देव SDB1 और इधर देव SDC1, ठीक है। ये तो अगर ये हुआ है तो कैसे शो होगा हमें, VGS आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब आपको इधर डेटा है इसका नाम, इसके अंदर 3 PV अटैच हैं, और इसका अब आप खुद देखिए, इसका टोटल साइज़ आपको 23 शो हो रहा है। ये अलग अलग थे लेकिन अब ये एक हो गए हैं। अब अभी हमें पूरे का काम नहीं है, अभी हमें इतने का काम है, तो हमने कहा ठीक है, अब हम आपको सिखाते हैं कि हाउ वी कैन मेक द LV, मतलब मेक लॉजिकल वॉल्यूम। लॉजिकल वॉल्यूम हम कैसे बनाते हैं, तो इधर आ जाते हैं। तो इधर कमांड होती है LV क्रिएट, ठीक है, सॉरी, LV क्रिएट, स्पेलिंग गलत है, या LV क्रिएट हाइफन कैपिटल L, और क्या नाम होगा, तो हमने कहा हमें सिर्फ 12G पर काम है, क्या नाम होगा, हमने कहा ABC नाम दे देते हैं। और कहाँ से कट होगा, हमने कहा डेटा से। आप ये देखो ना, इसको मैंने एक
नाम असाइन किया ABC और ये कहाँ से कट हुआ है आपके इधर डेटा से। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं LVS, तो अभी आपको सिर्फ एक ही शो हो रहा है 18 GB और इसमें हमारा OS वाला था। LV क्रिएट -L 12 GB, ठीक है, -N मैंने नाम दे दिया और ये कहाँ से दिया मैंने डेटा से। तो देखिए हो चुका है LVS, तो देख लीजिए आ गया ना ये। तो आप एक बात समझिए, ये आपका कहाँ से कट हुआ है, इधर से। टोटल 23 था। अगर अब मैं आपको दिखाऊं VGS, तो देखिए इसने क्या कहा, टोटल 23 GB था, 12 तो आपने काट लिया, लेकिन 11 GB अभी भी आपका फ्री है। सर हमें बाहर कितना दिखेगा, 10 दिखेगा? क्या बोल रहे हैं? बाहर हमें कितना दिखेगा अगर हम कहीं देखेंगे तो साइज ये रहेगा, बाद में शुरू होता रहेगा, मतलब बढ़ता रहेगा अगर हम हाँ 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 हाँ, अभी आपका इंक्रीज बताता हूँ अभी आपको मैं। चलिए जी, इधर जब ये पार्टीशन, तो अब आपको पता है कि आपको इसे फॉर्मेट तो करना ही पड़ेगा, तभी आपका डेटा इसमें हो पाएगा। तो फॉर्मेट कैसे होता है? MKFS, आप किसी से भी आ जाओ, एक्सटेंडेड 2, एक्सटेंडेड 3, 4 और XFS। हमने कहा एक्सटेंडेड 4, ठीक है, MKFS एक्सटेंडेड 4। और क्या है? देव। और ये क्या था हमारा? डेटा के अंदर ABC है ना ये। तो देव के अंदर डेटा के अंदर ABC को हमने ऐसे किया। इसके बाद हमने किया इसको माउंट। तो अब ये पार्टीशन नहीं शो होगा, अब ये ऐसे ही शो होगा। और हमने कहा जाकर, यहाँ पर मैंने किया कि ये MNT के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं भी कि क्या ये फॉर्मेट है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि नहीं, ये अभी आपका फॉर्मेट नहीं दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी हमें शो ही नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, MKFS डॉट एक्सटेंडेड 4 दे दो या 3 दे दो, वो आपकी इच्छा है। क्या नाम देंगे हम? डेटा, और इसके अंदर हमने कहा ABC, ठीक है। देखिए इधर BLKID है ना, आ गया ना, ये देखिए एक्सटेंडेड 4, सही है। अब मैंने इसको ऐसे माउंट किया, तो मैंने कहा डेटा के अंदर और ABC हमारा ये माउंट हो जाए MNT के साथ, तो हो गया होगा। DF स्पेस -S से अब आपको ये शो हो रहा है। मैं MNT के अंदर आया और इधर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट अपना डेटा सेव किया, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको इतना पढ़ाया कि ये जो अलग अलग हार्ड डिस्क थी, इनको मैंने एक साथ अटैच किया और इसमें मैंने इतना हिस्सा काट के इसके अंदर अब हमारा डेटा भी है AA। हाँ, पहले लेके आना पड़ेगा, तब अभी काम हो पाएगा। अब सवाल आता है कि ठीक है, इतना तो मैंने आपको बता दिया, कल को ये 12 GB हमारा फुल हो गया, बट अभी भी इसमें 11 GB हमारे पास स्पेस है। तो अब इसका साइज़ मैं कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ? तो अब मैं इस पर आता हूँ। इंटरव्यू में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कैन वी इंक्रीज़ द LV साइज़ कैन वी इंक्रीज़ द इन फ्लाई मोड। सवाल आता है कि फ्लाई मोड क्या चीज़ होती है। फ्लाई मोड का मतलब होता है कि अगर वो आपका माउंटेड है, तब वो आपका होता है जी फ्लाई मोड। तो आंसर होगा यस। अगर ये आपका माउंट है तब भी क्या इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हो? तो आंसर होगा यस। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। क्या कमांड होती है जी? कमांड होती है इधर, ये देखिए, LV रिसाइज टू FS, ये वाला, ठीक है, हाइफन कैपिटल। अभी उसका साइज़ 12 GB है, अब उसका साइज़ 20 GB हो जाए, मतलब 8 GB आपका बढ़ जाए। -R का मतलब होता है रीसाइज, किसको हो जाए? तो मैंने कहा देव के अंदर, डेटा के अंदर और ABC इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज़ अभी हमारा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर थैंक यू, यहाँ पर ये साइज़ हमारा ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइज़ भी हमने इसका बढ़ जाएगा। और सवाल आता है कि क्या इसके अंदर डेटा अभी भी होगा? तो हाँ जी, अभी भी होगा। मैं आपको ज़रा एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए DF स्पेस -H, आप देख सकते हो ये अभी आपका
माउंटेड है, इसी को हमने क्या कहा, फ्लाई मोड, ठीक है, फ्लाई मोड। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, मैंने क्या कमांड चलाई, अब इसका साइज़ अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो LVS अभी कितना शो हो रहा है आपको, 12 GB। इसका साइज़ अगर आपको बढ़ाना है तो कमांड होती है LV रिसाइज, ठीक है, 2FS, रिसाइज 2FS इधर, ओ सिर्फ LV रिसाइज, नहीं ये नहीं था, थैंक यू, LV रिसाइज -कैपिटल L, और इसके बाद में हमने क्या कहा कि ठीक है इसका साइज़ अभी है 12 GB है, अब ये 20 GB हो जाए, ठीक है, -R बना दिया, और बताइए पार्टीशन का नाम क्या है, तो हमने क्या कहा, देव के अंदर डेटा। तो अब आप खुद देखना, ये आपका माउंटेड भी है, इसका साइज़ भी अभी आपका बढ़ जाएगा, प्रूफ दिखाइए मुझे आप, तो देखिए आप 20 GB हो गया। सवाल आता है कि क्या मेरा डेटा अभी भी है इसमें, तो देखिए हाँ जी अभी भी है, सही है। चलो इतना मैंने आपको बता दिया। अब सवाल आता है कि कभी कभी ऐसा भी होगा, थैंक यू, मैं नहीं पीता वो, ठीक है। अब सवाल आता है गाइस कि इधर इसका साइज़ आपका, अभी मैंने इसका साइज़ फुल हो गया, ठीक है, इसको मैंने अलग से 11 GB मैंने इसमें से जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये साइज़ हो गया। चलो अब सवाल आता है कि अभी ये 23 GB हमारे पूरा यूज़ में आ रहा है, कल को इतना नहीं आ रहा यूज़। अब अगर मुझे, अब टोटल ये 23 है, हमारा काम हो रहा है सिर्फ 10 GB पर, मैं चाहता हूँ कि अब इसका साइज़ सिर्फ 10 GB हो जाए, 23 से 10 मतलब आपका 13 GB इसमें से कम हो जाए। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊँ, कम करने का प्रैक्टिकल कभी आपका होगा नहीं इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में हमेशा आपका डेटा इंक्रीज़ होता है, कभी कम नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, कभी अगर आपको कम करना पड़े तो कैसे कर सकते हो। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था इंक्रीज द साइज़, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ LV का रिड्यूस द साइज़, रिड्यूस द साइज। तो फिर से वही सवाल, कैन वी डिक्रीज द LV साइज इन फ्लाई मोड। फ्लाई मोड में इसका साइज हम लोग कम कर सकते, तब आंसर होगा नो। आपको इससे पहले यू माउंट करना पड़ेगा, तभी आप इसके साइज को कम कर सकते हो। तो देखो ये अभी आपका माउंटेड है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको यू माउंट किया, यू माउंट MNT हो गया जी, यू माउंट। इसके बाद एक कमांड होती है E2 FSCK, ठीक है, हाइफन फोर्सफुली, और क्या नाम है जी, हमने कहा देव, डेटा के अंदर ABC, ठीक है। अब इसमें से साइज कितना कम होगा, तो मैंने कहा रिसाइज 2FS, ठीक है, और देव के अंदर, डेटा के अंदर ABC, इसका साइज़ अब 10 GB हो जाए, ठीक है। अब आपकी एक कमांड होती है इधर LV रिड्यूस, मैंने बड़ा बना दिया इसमें, LV रिड्यूस, ये मैंने इसका कहा, और हाइफन कैपिटल L, और इतना साइज़ हो जाए कितना जी, 10 GB। किसका कम होगा, मैंने कहा देव, डेटा के अंदर ABC। तो देखिए इसने मुझसे कहा कि आपने से कम तो किया है, बट इससे आपका डेटा भी लॉस हो सकता है, क्या आप एग्री हो, हमने कहा जी। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो आप देख सकते हो LV का साइज़ अब आपका 10 GB हो गया। सवाल आता है कि क्या मेरा डेटा अभी भी सेव है, क्योंकि मेरा डेटा अभी बहुत कम था, तो अभी तो सेव रहेगा MNT के साथ। अगर मैं MNT के अंदर जाऊं और चेक करूं जाके, तो हाँ जी अभी भी आपका डेटा है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपका ये साइज़ और कैसे कम होगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मुझे LV और VG का नाम अगर चेंज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चेंज द, यहाँ पर चेंज द LV एंड VG साइज़, ठीक है। ये साइज़ कैसे कम होगा, LV और VG का साइज़। तो देखो जी आप खुद देखिए,
पहले तो मैं आपको पढ़ाता हूँ LBS, इसका क्या है नाम, ABC। इसका नाम अब XYZ हो जाए, ठीक है। इसका नाम अगर आपको चेंज करना है तो क्या कमांड होती है, LV रीनेम, ठीक है, LV रीनेम। और कहाँ से कम होगा जी, तो हमारा जो VG है डेटा, डेटा के अंदर, डेटा के सॉरी डेटा के अंदर जो आपका ABC है उसका नाम अब XYZ हो जाए। तो क्या ये हुआ, दिखाइए मुझे प्रूफ, ये देखिए, ठीक है, इसका नाम चेंज हुआ। ऐसे ही अगर आपका VG का नाम भी अगर आपको बदलना है तो कमांड होती है VG रीनेम, ठीक है। अभी नाम क्या है, डेटा है, अब इसका नाम क्लाउड हो जाए तो आप देखिए आप इसका नाम बड़ा चेंज कर सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ आपको VGS, ये देखिए क्लाउड नाम हो गया, सही है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि इसका नाम कैसे बढ़ता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कल को ये सब आपका फुल हो गया, ये तीनों हार्ड डिस्क फुल हो गई, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर से एक अपनी अलग हार्ड डिस्क हमने अटैच करी। एग्जाम्पल इसका क्या नाम है, हमने कहा देव और SDD, और इसका साइज़ हमने कहा था आकर कि इसका साइज़ होगा 2 GB, आप इसे और भी दे सकते हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो अब इसका साइज़ हो जाएगा 25 GB, और फिर मैं LV एक्सटेंड। तो कल को अगर आपके उसमें अगर स्टोरेज में अगर इसका साइज़ अगर ये भर भी जाए तो आप अपनी नई हार्ड डिस्क अटैच करके इधर से काम कर सकते हो। तो कैसे होगा, इस प्रैक्टिकल के लिए आप ऐसे आ जाइए, ये देखिए VM सेटिंग पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिर से एक अपनी हार्ड डिस्क को अटैच किया। मैंने कहा कि जो मेरी हार्ड डिस्क है उसका साइज़ हमारे पास कम है तो हमने सिर्फ इसको 2 GB दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट और फिनिश और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो LBS, ये देखो, ओह नॉट LBS, क्या था हमारा LSBLK, ये देखो आपका एक SDD। मैंने इसको वो किया, इसका पार्टीशन बनाया मैंने F डिस्क और देव SDD, देखो, ठीक है। मैंने एन किया और इसकी मैंने ID चेंज कर दी 80, सही है ना और पार्ट प्रो, सही है। इतना काम हो गया। तो पहले तो इसको आपको फिजिकल वॉल्यूम में चेंज करना पड़ता, तो फिर क्या कमांड थी, PV क्रिएट, और किसको चेंज करना है, देव SDD को, हो गया चेंज। इसने कहा कि SDD नहीं है, SDD1 होगा, हो गया। अब सवाल आता है कि जो मेरा LV है, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सटेंड द VG साइज़, VG का साइज़ आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो VG का साइज़ बढ़ाने के लिए कमांड होती है VG एक्सटेंड, और किसमें अब उसका क्या नाम है, क्लाउड नाम हो गया ना, और इसमें अटैच हो जाए देव SDD1, ठीक है, ये कमांड। तो चलिए मैंने क्या कमांड चलाई, VG एक्सटेंड, ठीक है, VG एक्सटेंड, और कहाँ पे, क्लाउड में। क्लाउड का साइज़ अब इसमें ऐड हो जाए देव SDD1। आप सबको पता है कि इसका साइज़ अभी आपका 23 था GB, अब आप जब आओगे VGS में तो आप देख सकते हो इसका साइज़ अब आपका 25 GB। अब आप अब आप LV एक्सटेंड से बड़ी आसानी से इसको चेंज कर सकते हो, सही है ना। नहीं जरूरत है ना, वो आपका अपने आप ही हो जाता है फॉर्मेट ऐड होते ही। चलो जी, मैंने आपको ये पूरी कहानी बता दी कि अगर आपका ये साइज़ अगर ये फुल भी हो जाए तो आप अलग से फिर से हार्ड डिस्क अटैच करके अपना काम कर सकते हो, सही है। अब अगली बात पे आता हूँ, अगर मुझे ये सब हटाना है तो पहले मैं पढ़ाता हूँ डिलीट द LV एंड VG। अगर मैंने VG को हटाया तो इसके अंदर LV सारे आपके इरेज हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो मैं पहले LV को हटाना आपको सिखाता हूँ, फिर मैं आपको VG सिखाऊंगा। तो फिर क्या कमांड होती है, कमांड होती है LV रिमूव, ठीक है, और किसको हटाना है, हमने कहा देव के अंदर क्लाउड के अंदर XYZ, ठीक है, इसको हटाना है। और अगर आपको VG को हटाना है सॉरी, तो कमांड होती है VG रिमूव, और क्या नाम है जी, क्लाउड। चलो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले तो ये अभी हमारा माउंट है ना, तो पहले तो हमें इसे यू माउंट करना पड़ेगा। तो यू माउंट मैंने कहा MNT हो गया जी। अब आप खुद देखिएगा LVS से आपको ये XYZ शो हो रहा है, VGS से मुझे ये क्लाउड शो हो रहा है। अगर मुझे अपने LV को हटाना है तो कमांड होती है LV रिमूव। और किसको हटाना है जी, हमने कहा जाकर देव के अंदर क्लाउड के अंदर एक है XYZ, हटाना है क्या, हमने कहा हाँ जी। तो ज़रा मुझे प्रूफ दिखाइए LVS से, हाँ जी। अब पढ़ाते हैं VG रिमूव, ठीक है। और किसको हटाना है जी, मुझे क्लाउड को हटाना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं VGS में, ये देखिए हट गए ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया पूरा LVM पे कैसे वर्क होता है, कैसे उसका साइज़ हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल और कोई होगा, हाँ जी। NTP अभी हमारा हुआ है क्या, NTP सर्वर वर्क नहीं हुआ ना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मुझे और चाहिए होगा सर्वर, तो ज़रा मैंने उसको खोला इधर जाकर सॉरी, एक मिनट गाइस, ज़रा ये एक बार ओपन हो जाए। चलो जी, अब मैं आपको अगला प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ NTP सर्वर। जो RSCSA का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें भी ये आता है NTP सर्वर। तो चलो मैं अब आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है NTP सर्वर। NTP सर्वर का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्या काम होता है सॉरी, देखो जी ऑफिसेज में एक इशू बहुत ज़्यादा आता है। ये आपका एक सर्वर है, इसमें कोई एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। हमारे ये बहुत सारे अलग अलग ओवर्स के क्लाइंट हैं, ये अलग क्लाइंट है, ये अलग क्लाइंट है। आपने फील किया कि आपकी एप्लीकेशन कुछ सिस्टम पर तो ओपन हो रही है, कुछ में ओपन नहीं हो रही है। तो कभी कभी इशू क्या होता है कि जो आपके सर्वर का और जो आपके क्लाइंट का टाइम अलग अलग है, तब भी आपका ये ओपन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए जब आप IT इंडस्ट्री में आते हो तो इधर एक सर्वर का काम होता है NTP। इसका क्या काम होता है, सभी सर्वर्स को, सभी क्लाइंट को एक साथ उनका टाइम को सेट करना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज द टाइम, ठीक है, इन आ नेटवर्क। इसका ये काम होता है, टाइम को एक साथ आपके सिंक्रोनाइज करना, ठीक है। SYN सिंक्रोनाइज, ठीक है। फिर से लिख देते हैं एक बार, ज़रा पूरा गलती होती रहेगी नहीं तो फिर SYNCHRONIZE सिंक्रोनाइज, ठीक है, सिंक्रोनाइज द टाइम। क्योंकि ये प्रोटोकॉल है तो इट वर्क इन 123 UDP पोर्ट, ठीक है, ये इस पोर्ट पे काम करती है। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक NTP सर्वर बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक NTP का क्लाइंट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अभी ये दो हैं, एक है 1 एक है 2। तो मैं 1 को एज आ NTP सर्वर होगा और ये हमारा NTP क्लाइंट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, RHEL 5 और 6 और 7 ने इसे हम लोगों ने NTP सर्वर कहा, लेकिन RHEL 8 में और RHEL 9 में इसको हमने क्या कहा, क्रोनी-डी सर्वर, क्रोनी-डी सर्वर, इसको हमने ये कहा, ठीक है जी। तो इधर आ जाते हैं जी और इधर हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वो पैकेज पहले से ही इंस्टॉल्ड होता, तो आपको systemctl रीस्टार्ट क्रोनी-डी, ये आपने इसको ऐसे CHRONYD, ठीक है। तो ये अभी आपका रीस्टार्ट। अब आपको करना क्या होगा,
आप एक बात समझिए, मेरे ऑफिस में किस आईपी के हिसाब से काम हो रहा है, अगर मैं चेक करूं जाकर इफ़ आईपी कॉन्फ़िग है ना, तो मेरे ऑफिस में काम हो रहा है इसके हिसाब से 192.168.1 के हिसाब से। और ये रहा आपका सबनेट मास्क, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सर्वर में ना आप जब आओगे तो पहले तो आपको अपना एक्टिवेट करना होगा इंटरनेट, तो मैंने कर दिया इसको एक्टिवेट। अगर मैं देखूं कि मेरे इस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, तो आप देख सकते हो इसका आईपी है इधर, आखिरी में क्या है 37 है। तो मैंने क्रॉनी डी की फाइल को ओपन किया। क्रॉनी डी की फाइल कहाँ पर होती है, etc crony.d CHRONY.conf। ये देखो, इस फाइल में जब मैं गया तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप इधर आ जाओ, ये देखो आपने इसको अनकमेंट किया और अलाउ। किसको अलाउ किया आपने, हमारे ऑफिस में जिसके हिसाब से काम हो रहा है, तो हमारे ऑफिस में काम हो रहा है 1.0/24 कहो, ठीक है। तो मैंने इसको अलाउ किया, बस आपको इतना ही काम करना है। अब सवाल आता है ये हमें कैसे शो होगा कि अभी हमारे कितने क्लाइंट हैं। तो पहले तो मुझे इसको फायरवॉल में ऐड भी करना पड़ेगा। तो फायरवॉल -cmd -permanent, हाँ हाइफन परमानेंट -ऐड -सर्विस, ठीक है, और इजिकल टू NTP। और इसके बाद में मैंने किया इसको रीलोड रीलोड, ठीक है, हो गया जी। इसके बाद अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके सर्वर के कितने क्लाइंट हैं, तो कमांड होती है क्रॉनी सी और क्लाइंट्स। ये देखो एक भी नहीं है। अब मैं आपको, अच्छा, जब RSCSA का एग्ज़ाम होगा तो उसमें ना ये काम पहले से होगा, सिर्फ आपको जो आपका NTP सर्वर होगा उसका IP बस आपको बताया जाए कि आपको सिर्फ क्लाइंट बनाना है। तो क्लाइंट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसमें भी इंटरनेट एक्टिवेट किया, NMTUI एक्टिवेट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने सिर्फ फाइल को ओपन किया ETC के अंदर, और यहाँ पर आपने क्या किया ETC के अंदर crony.conf, ठीक है, ETC के अंदर crony.conf आपने इस वाली फाइल को ओपन किया, और आपने फिर से इधर SENU। अब आप ज़रा एक बार ऊपर आओ, इसने क्या कह रखा है कि मैं जो अभी टाइम मेरा अपडेट हो रहा है वो इधर से हो रहा है। ये आपका कोई नेट पे ना ये इनका खुद का सर्वर है, ठीक है, इधर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसको कमेंटेड करना होगा सॉरी, आपको ये क्या करना होगा, आपको इसको कमेंटेड करना है कि अब आप इससे अपडेट नहीं होंगे। अब आपका एक सर्वर है NTP, उसका IP क्या होगा, तो मैंने कहा उसका IP है 192.168.1.37, ये, और आपको आगे टाइप करना पड़ेगा ibust। ये मैंने अपने NTP सर्वर का IP टाइप किया कि अब आप इससे अपडेट हो जाना, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और systemctl रीस्टार्ट crony d इसको मैंने किया, ठीक है। तो ये मैंने किया, और इसके बाद में आप देख सकते हो, अगर मुझे ये चेक करना हो कि मेरा सर्वर कौन है NTP वाला, तो क्रॉनी सी और क्या नाम होता है सोर्सेज, ये देखिए, तो इसने बताया ये सर्वर है। अब इधर मेरा क्लाइंट मुझे शो हो रहा है क्या, अभी तो नहीं शो हो रहा है, कुछ टाइम में अभी ये आपका शो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर से मैंने इसको एक बार रीस्टार्ट किया, ये देखो, अब फिर से आ जाते हैं, कुछ टाइम में ये अभी आपका अपडेट हो जाएगा 1 मिनट देख लेते हैं। आपका ये ब्रिजी है ना, इसका IP क्या है, अगर मैं इसका IP चेक करूं जाके, इफ़ कॉन्फ़िग है ना, तो इफ़ कॉन्फ़िग आप देख सकते हैं इसका IP क्या है, इधर आ जाते हैं 1.40 है, 1.40
कुछ टाइम में अभी ये आपको शो होना शुरू हो गया। क्यों नहीं हो पा रहा है अभी भी? एक बार मैंने इसको कर दिया इधर जाकर, ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया। आई बस सब कुछ एंट्री वगैरह बिल्कुल सही है ना? एक बार ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ। सर्वर और आईपी क्या था, वन। मैं ज़रा एक बार फिर देख लेता हूँ कि मेरा इसका आईपी क्या है। तो मैंने चेक कर लिया 1.37, ठीक है। और आई बस्ट, ठीक है, सर्वर सही है, बिल्कुल सही है जी। और इसके बाद में मैंने किया इसको सेव और एग्ज़िट। थोड़ी देर में अभी ये आ जाएगा। देख लेते हैं कि क्या ये पिंग हो रहा है क्या मेरे सर्वर से। पिंग 192.168.1 डॉट क्या था 37 बोल रहा है। हाँ, पिंग तो हो रहे हैं, ठीक है। क्या ये पिंग हो पा रहा है क्या? 192.168.1.40 पिंग 192.168.1.40 बोल रहा है। हाँ, पिंग तो हो रहा है। तो एनटीपी तो मैंने अलाउ कर दिया है, तो क्यों नहीं अभी तक आया? आना तो चाहिए। इधर तो मुझे शो होने लग गया। हम एक काम करते हैं, इसको मैंने सर्वर इसका तो मैंने फायरवॉल अलाउ किया ही है। फायरवॉल तो मैंने इसका अलाउ कर ही दिया था, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैंने उधर एनटीपी ही टाइप किया था। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। ये कमांड तो मैंने चला चुका हूँ, तो आना चाहिए अभी। ये देखिए आ गया, कुछ टाइम के बाद आया लेकिन आ गया। आप देख सकते हो ये आपको शो हो रहा है कि हाँ जी ये अभी आपका क्लाइंट हो चुका है। सवाल आता है कि अगर मेरे क्लाइंट का टाइम चेंज भी हो जाए, आप खुद देखिए इधर जो सर्वर का टाइम है वही आपके क्लाइंट का टाइम होगा। टाइम डेट CTL, इसका टाइम क्या है ये देखो, और इसका टाइम क्या है टाइम डेट CTL। देखिए 6 और ये 11, 6 और ये 11, टाइम बिल्कुल सेम है। अब मैं अगर अपने क्लाइंट का टाइम चेंज भी करना चाहूँ, सिस्टम CTL, हमने इसको पहले ऐसे स्टॉप किया, क्रॉनी डी को मैंने ऐसे स्टॉप किया। आपको मैंने बताया ही था कि आपका टाइम कैसे चेंज हो जाता है। टाइम डेट, एक मिनट, या टाइम डेट CTL और सेट टाइम, सेट हाइफन टाइम। मैंने कहा टाइम आपका हो जाए 8:20। तो देखिएगा ज़रा, अब आपका टाइम चेंज हो गया। ये देखिए पहले टाइम था 6:11, अब हो गया 8:30, सही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी सर्विस को स्टार्ट किया, अभी तो ये स्टॉप है तो अभी तो इसका काम ही, लेकिन जैसे ही देखो मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट होते ही फिर से ये चेक करेगा और आप देखिए इसका टाइम अपने आप चेंज हो जाएगा। बात अंडरस्टैंड हुई? चलो, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें अगर हमारा विंडो होगा क्लाइंट तो विंडो में आप कंट्रोल पैनल पे आ जाना। कंट्रोल पैनल में आने के बाद में आप इधर आ जाना। ये देखो डेट एंड टाइम कहाँ पर है जी आपका, ये देखिए। और इधर जाके इंटरनेट टाइम चेंज सेटिंग, यहाँ पर आपने क्या कहा कि नहीं, अब मेरा इसका आईपी होगा 192.168.1.37। देखो मैंने अपडेट कर दिया। तो देखिएगा अब जो आपका सर्वर होगा उधर भी अब आपको 2 क्लाइंट अब आपके शो होंगे। ये देखिए ये आ गया एक हमारे विंडो का। अंडरस्टैंड हुआ आपको? तो ये आपके ऑफिस में आपको एनटीपी सर्वर कैसे बनाओगे, क्लाइंट कैसे बनाओगे, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। तो गाइस आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है? आज मैंने आपको पढ़ाया है LVM और आज मैंने आपको पढ़ाया एनटीपी सर्वर, ठीक है। मैंने 2 चीज़ें आपको पढ़ा दी। अब अगली क्लास आपकी मंडे को होगी, ठीक है जी। चलिए ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन। हाँ जी बताइए। सर जो एलबीएम सर्वर में अगर वो जो हम लॉजिकल जो हार्ड डिस्क हमने अटैच किया उनमें से एक फेलियर होता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, एलबीएम इफेक्ट करेगा क्या? नहीं नहीं, कोई कोई इशू नहीं है। अगर आपका फेल भी हो जाता है तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आपका एक हार्ड डिस्क अगर आपका फेल हुआ है तो वो अटैच तो इसी में ही है ना।
तो फिर इशू तो आएगा, क्योंकि इधर आपका स्टोरेज है। तो एलवीएम का काम स्टोरेज आपके इसको सेव का नहीं होता है, इसका काम होता है सिर्फ आपके जो भी आपका स्टोरेज होगा उसको एक्सटेंड करने के लिए, आपका डेटा लॉस ना हो बस। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे सिनेरियो ये भी है ना, सपोज मेरी टोटल जितनी मैंने लॉजिकल हार्ड डिस्क बनाई है उसका साइज 25 GB है, राइट, और उसमें डेटा 24 GB डेटा स्टोर है, और जो मेरी हार्ड डिस्क फेलियर हुई है उसका साइज 5 GB है, उस केस में तो डेटा इफेक्ट हो गया, आई थिंक ऐसा सो। कुछ कह नहीं सकते। देखिए, ये जो आपका 23 GB है, इसमें से जो मैंने 12 GB काटा है ना, इसमें से ये कोई भी हो सकता है, कुछ भी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि ये बस ओनली इसी में से लिया गया, इसमें से ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए जी, ओके। ओके जी, ओके, बाय बाय।